नमस्कार, मैं मनु पवार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। बीजेपी ने ये सीट अपने पास बरकरार रखी है। बीजेपी की उम्मीदवार आशा नौटियाल 5,622 वोट से जीत गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान की उपस्थिति। तो सवाल वहीं से पैदा होते हैं कि आखिर त्रिभुवन सिंह चौहान ने इस उपचुनाव को कैसे बदला। क्या त्रिभुवन सिंह चौहान की वजह से बीजेपी की राह आसान हुई? क्या त्रिभुवन चौहान की वजह से कांग्रेस का खेल खराब हुआ? इस उपचुनाव के नतीजे क्या कहते हैं? इसमें क्या मैसेज छिपे हुए हैं? इन तमाम पहलुओं पर मेरे साथ दो खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि से वरिष्ठ पत्रकार हरीश गोसाई जी हैं, आप देख रहे हैं, और देहरादून से पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर योगेश धस्माना। आप दोनों सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। बातचीत की शुरुआत सर मैं हरीश गोसाई जी से करना चाह रहा हूं, क्योंकि इनसे पहले लगातार दो तीन बार उनसे बात हुई है और उन्होंने बहुत चीजें जो कही थी उस बातचीत में, चुनाव लगभग उसी के इर्द गिर्द दिख रहा है, उसकी जो नतीजा है। गोसाई जी, आपसे जो मेरी बातचीत हो रही थी पहले, उसमें आपने बताया था कि जीत हार का अंतर 5,000 के आसपास, 4-5 हजार वोट के पास पास रहेगा। आशा नौटियाल 5,622 वोट से जीत गई हैं। आपका एक और अनुमान सटीक निकला। आपने कहा था कि मनोज रावत कांग्रेस के जो है उनको 18,000 वोट मिलेंगे और उनको मिले 18,192 वोट। तो ये तो आपने गजब कर दिया। लेकिन क्या आपको त्रिभुवन सिंह चौहान जो 9,000 से ज्यादा वोट ले गए निर्दलीय, उनका भी अनुमान था कि वो इतना कुछ कर पाएंगे? नहीं, ये कहें तो सीधा सीधा उन्होंने बहुत चौंकाया है। जी। इतनी इनको आंकलन हमारा नहीं था। हमारा आंकलन 5 से 7 हजार के बीच था कि इतना वो ले जा रहे हैं। लेकिन वो अगर 9,000 पर पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये समझिए जिस क्षेत्र से वो ज्यादा वोट लाए हैं उस क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भाजपा कहें या सरकार कहें, सरकार के खिलाफ बहुत नाराजगी थी और उस नाराजगी को भुनाने में वो बहुत कामयाब रहे। कांग्रेस वहां मात खा गई। कांग्रेस अगर इस नाराज वोट को समेट लेती तो आज परिणाम कुछ और होते। अच्छा, तो क्या वो जी? जी, हाँ बताइए भाई, प्लीज। हाँ। मतलब वो जो वोट ले गए हैं वो पूरी केदार घाटी से ले गए हैं। जो पूरा चुनाव जो लड़ा गया था केदारनाथ को लेकर के लड़ा गया था। कांग्रेस ने पूरा चुनाव प्रचार अपना सिर्फ केदारनाथ पर रखा। केदारनाथ शिला बोराड़ी चले गई, केदारनाथ मंदिर दिल्ली चला गया, आपका जो है यात्रा को कुआओं की तरफ डाइवर्ट कर दिया, वहाँ युवाओं को रोजगार से वंचित कर दिया। ढाबे, जो दुकानें, ढाबे और होटल, छोटे मोटे होटल उनके थे, उनको सरकार ने तोड़ दिया। तो ये बहुत नाराजगी लोगों की थी और कांग्रेस इसी बात को लेकर के लड़ रही थी। लेकिन मैंने पिछली बार भी कहा था कि कांग्रेस इस नाराजगी को भुना नहीं पा रही है। पिछली बार भी मैंने आपसे जो बातचीत में कहा था ये भुना नहीं पाए और वो रिजल्ट में दिखा भी। तो गोसाई जी, क्या हम इस नतीजे के बाद ये कह सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान ने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की लाज बचा ली सर? हाँ, एक तरफ से कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये नाराज वोट आप लगा लीजिए 9,000 के करीब है और उस इलाके से जो है केदार घाटी का जो इलाका है गुप्तकाशी से ऊपर वाला एरिया जो पड़ता है, तो वहां से वो करीब 8,000 के करीब वोट लाए हैं। अच्छा, गुप्त काशी के ऊपर वाले इलाके से? हाँ, ऊपर वाले इलाके से वो 8,000 करीब वोट लाए हैं। मतलब 4 राउंड तक, मतलब 2 राउंड, चौथे पांचवें राउंड पर तो वो दूसरे नंबर पर थे। दूसरे कांग्रेस उनसे पीछे थी। तो वो जो है चौथे पांचवें राउंड तक 8,000 वोट ले आए थे। तो वो 8,000 वोट उस गुप्तकाशी से क्षेत्र का, ये काली मठ और इधर का क्षेत्र का था, तो वहां से वो 8,000। अब ये लगाइए कि अगर, क्योंकि ये नाराजगी ज्यादा वही थी, सरकार के खिलाफ नाराजगी वही थी कि ये मुद्दे वही के थे। अगर वो कांग्रेस ले लेती, वो नाराजगी के वोट कांग्रेस ले गई, तो कांग्रेस तो जीत गई थी।
हम्म। 5,000 का अंतर है। जी 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 जी। डॉक्टर योगेश दसमाना, क्या ये कहकर हम त्रिवेंद्र सिंह चौहान जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो 9,000 से ज्यादा वोट ले गए हैं, क्या उनकी फाइट को हम कम करके तो नहीं आंक रहे हैं कि उनकी वजह से किसी की हार हुई या किसी की जीत हुई? क्या इसमें त्रिभुवन को हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं? ऐसा कुछ मैसेज जा रहा है क्या इसमें? मनोज जी, मैंने हम्म आपको एक पहला फेसबुक पे लिखा था। मैंने उसमें स्वयं 60% से कम वोट होगा। दूसरा मैंने लिखा था कि त्रिभुवन चौहान की उपस्थिति स्थानीय परिस्थिति, मैंने लिखा था कि त्रिभुवन चौहान जितने भी वोट लाएंगे वो नुकसान भाजपा को होगा। ये मैंने आप लेकिन त्रिभुवन कांग्रेस की बदकिस्मती रही है, जबकि सभी बहुत संगठित होकर लड़ी। लेकिन इसके बावजूद जैसे गुसाई जी ने कहा कि वो ना नहीं पाए, कहाँ कमी रही, ये कह के पास तो बहुत संगठित, जिस तरह से पंडा समाज शुरू में मोदी का पत्थर उन्होंने, लेकिन धामी उनको सफल रहे। मैंने कुछ पंडों से बात की तो उन्होंने कहा कि धामी से हमारा बैर हो से नहीं, भाजपा से नहीं, स्थानीय नेतृत्व हमारा बैर है। ये बात निकल के आ रही थी। और कल शाम ही मैंने अपने भाजपा के नेतृत्व से कहा कि अगर आशा तो उनका जीत जो अंतर होगा वो 5,000 के ऊपर हो सकता है, और अगर जीतती है तो वो 3,000 से नीचे निकल सकता है। ये मैंने अपने भाजपा के देवेंद्र और उनके साथियों से कल मैं शाम को बात की। हरीश जी, आपका फोन बज। सोशल मीडिया, मैं कहता हूँ कांग्रेस देव की उस काम को कर रही है। मनोज रावत बहुत अच्छे अध्ययनशील हैं, लेकिन कांग्रेस का सोशल मीडिया बहुत, और भाजपा का सोशल मीडिया पहले दिन था। अच्छा, बद्रीनाथ की तरह प्रत्याशी के खिलाफ कोई जनता नहीं, जैसे बद्रीनाथ में वहां के था, लेकिन अगर आशा माफिया की तरह किसी और को टिकट दे तो भाजपा का मुश्किल में पड़ जाए। दूसरा मुझे ये लगता है, जैसे मैंने कहा, ने भी कहा इस बात कि जैसे घोड़ा खच्चर में था कि 15 करोड़ रुपए की जो आय राजस्व मिले वो आपने उनके लिए खर्च किया नहीं। जो सेकंड फेज की 26 दिन बाद ही 16 करीब तारीख हुई, तो ये सवाल जो थे नहीं उठाया। पर और मुझे लगता है शायद गुसाई जी हो कि कांग्रेस की भाजपा ने पहली बैठक जो अगस्त में अनुसूचित जाति का सम्मेलन किया, और कांग्रेस की तर्ज पर जिस तरह से आखिरी रात जिसे हरीश रावत ने कत्ल किया, इसने भी चुनाव को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐसा मेरा आकलन है। अच्छा, तो लेकिन त्रिभुवन को जो वोट पड़े हैं, इसका मतलब ये मैसेज तो क्लियर है कि वहां पे नाराजगी का वोट था। बिल्कुल, हाँ, ये 2000 की आपदा से ही दुर्भाग्यवश, जैसे अगर आप देखें कुलदीप रावत 12 और मनोज रावत तीसरे स्थान पर, लगभग ऐसी स्थिति इस बार त्रिभुवन कांग्रेस को पीछे, उसके वोट बैंक में तो हरीश गुसाई जी, तो जैसे डॉक्टर दसमाना बता रहे हैं कि कुलदीप रावत वाला जो एपिसोड वो बता रहे हैं, तो क्या हम ये कहें कि त्रिभुवन चौहान मनोज रावत के लिए 2022 के कुलदीप रावत साबित हुए हैं? क्योंकि उन्होंने जो है मतलब 9,000 वोट
जो ले गए हैं, तो बहुत बड़ी वो आप कह रहे थे कि आप मुझसे परसों मेरी बात हुई थी, तो आप कह रहे थे कि बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएंगे लेकिन कांग्रेस को भी पहुंचाएंगे। तो अभी आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाया है? भाई अगर ये कहें कि सबसे ज्यादा नुकसान, तो उन्होंने, अब आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों के जी हिसाब से उन्होंने कांग्रेस को पहुंचाया है, जी। क्योंकि जो वोट कांग्रेस को पड़ना चाहिए था वो ले गए हैं। भाजपा अपने कैडर वोट को बचाए रख पाई है। अगर इतना नाराज वोट उसकी तरफ गया है, फिर भी वो उन क्षेत्रों में ओवरऑल लीड ले रही है। हम्म, मतलब हर हर उसमें देखो, उनका मेन राइवल कौन था? मनोज रावत। और जब आंकड़ों की बात आएगी तो लीड किससे मानी जाएगी? क्योंकि सेकंड पोजीशन पर वही रहे, तो मनोज रावत रहे, तो लीड उनसे मानी जाएगी ना। तो हर राउंड में देखिए आप, जो है मनोज रावत से वो आगे रहे। अब एक एरिया खत्म हुआ जहां त्रिभुवन चौहान का मतलब जो वो था, जो नाराजगी वोट कहें या उनका अपना जो वोट था, अपना गांव का, अपने अगल बगल के, अपने गृह क्षेत्र का जो फायदा मिलता है, हर एक को मिलता है अपने गृह क्षेत्र का। तो वहां जो है उसके बाद जब वो केदार घाटी से नीचे की ओर उतर आए, तल्ला नागपुर है या ये क्योंजा घाटी है या दसयूला कांड है या अगस्त मुनि वाला क्षेत्र है, तो वहां वो घटते नजर चले गए फिर। तो तो वहां हाँ। जो वहां वहां जो वोट उनको पड़ा है, तो वो जो है बीजेपी से नाराज वोट था, जो बीजेपी को पढ़ना चाहिए था। कांग्रेस खुश थी कि अगर त्रिभुवन चौहान जो है 5-6 हजार से ऊपर वोट ले जाता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बीजेपी, मैंने पिछले उसमें आपको कहा था कि बीजेपी की सफलता का एक राज ये भी है कि उन्होंने बद्रीनाथ चुनाव में सबक लिया कि हमारा कैडर वोट बूथ पर नहीं आ रहा है। बद्रीनाथ में उनको ये स्पष्ट महसूस हुआ है कि हमारा जो वोटर है वो बूथ पर नहीं आया वोट देने, इसलिए हम हारे हैं। एक कारण ये भी नजर आया उनको, और यहां उन्होंने ये तैयारी पूरी की, अपने वोटर को बूथ तक लाए, और ये दिखा है। मतलब जिस क्षेत्र में बहुत नाराजगी थी, वहां वो अपने वोटर को, जो उनका कैडर वोट था, उसको बूथ तक लाने में सफल रहे। कांग्रेस यहां फेल हो गई। आप डॉक्टर साहब एक बात कह रहे थे ना कि कांग्रेस कहां चूकी। कांग्रेस चूकी भाई साहब, ये बताऊं मैं कि कांग्रेस के सारे बड़े नेता चुनाव प्रचार में थे, एकजुट होकर के सारे प्रचार में लगे थे। लेकिन इसका एक फायदा मिला। फायदा ये मिला कि जो पुराने कांग्रेसी जो निष्क्रिय थे वो सक्रिय हुए, और एक फायदा मिला। लेकिन बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कैसे? क्योंकि जितने बड़े नेता आए, सारे कार्यकर्ता उनके साथ लगे। वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, वो आज वहां जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, तो सारे उनके इर्द गिर्द ही घूमते नजर आए। जो अंतिम चरण में जो मेन कंपेनिंग होती है किसी चुनाव को जीतने की, डुअर टू डुअर, गांव गांव, घर घर जाना, जनता को अपनी नीतियां बताना, उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश करना, तो ये हो ही नहीं पाया कांग्रेस से, क्योंकि वो सारा टाइम तो बड़े नेताओं के साथ। और चुनाव में क्या होता है कि एक बड़ा नेता एक दिन आता है, 2 रैली करता है, चला जाता है। लेकिन इसमें हरीश रावत जी 10 दिन रह गए, गोदियाल जी 10 दिन से यही हैं, लगातार गांवों में जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो वो नुक्कड़ सभाएं तक। और मैं जो शुरुआत से कह रहा था, कांग्रेस सिर्फ एक बात पर चुनाव लड़ रही थी कि जनता बहुत नाराज है, और नाराज है तो कहां जाएगी? हमको वोट करेगी। और मैं उनसे, जो मेरी बात हो रही थी कांग्रेस के साथियों से, लगातार यही बात हो रही थी कि भाई आपको एक बड़ा गैप भरना है। 12,000 का और 22,000, 10,000 का गैप है, और आपको ये भरना है। तो आपकी रणनीति क्या है इसको भरने की? कि जी जनता नाराज है, तो हमने कहा उसको वोट में परिवर्तित करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए आपके पास क्या है? तो वो रणनीति नहीं दिखी कहीं उस नाराजगी को। और जो दिखा, जहां जहां वो कह रहे थे, हमारी उस दिन भी बात हुई थी
जिस दिन पोल हुआ था उस दिन शाम को जी। उनसे बात हुई थी, तो सब कह रहे थे कि अजी वहाँ हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ हम लीड करेंगे, यहाँ लीड करेंगे। मैंने कहा भाई मुझे नहीं लग रहा है कहीं से इस तरह से, क्योंकि जनता अभी तक जो तो आप पहुंच नहीं पाए ना। जी, अभी जो लोकसभा हाँ, चुनाव हुआ था, 5-6 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को कांग्रेस को 20,164 वोट पड़े थे सर। और 6 महीने बाद जो है जब चुनाव होता है तो कांग्रेस को पड़ते हैं 18,192। 2,000 वोट तो यही निकल लिए। तो हाँ, 2,000 नहीं वोट। ये देखिए, नहीं नहीं देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दो अलग चीज है। हम्म। आप उनके वोटों को लेकर के अगर आप देखें तो जहां जहां से मतलब 22 में जहां जहां से कांग्रेस के जो विधायक थे, जो जीते हम्म। हुए विधायक थे, वहां भी वो पीछे रहे। हम्म। तो ये अलग पैटर्न पर लड़ा जाता है ना, लोकसभा चुनाव अलग हाँ पैटर्न पर है, और हाँ। विधानसभा में लोकल मुद्दे हावी हो जाते हैं। हावी हो जाते वहां हैं, तो हाँ जी। राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं, तो वहां तो जी। आपको उस तरह से लड़ना पड़ता है। और कैंडिडेट भी अब इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है कि कैंडिडेट सब जगह तो पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन जी विधानसभा में लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं, हर हर गांव की अपेक्षा रहती है कि कैंडिडेट हमारे दरवाजे पर हमारे दिखे। जी। और तो डॉक्टर बाद योगेश में तो अस्थमाना। इसी की वजह से जी कई बार जो है लोग बिदक जाते हैं कि वो तो हमारे जी। पास आया ही नहीं। हाँ, डॉक्टर योगेश अस्थमाना, जो निर्दलीय त्रिभुवन सिंह चौहान हैं, उनकी परफॉर्मेंस से एक संकेत ये भी तो है कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस के की जो राजनीति है उसमें भी एक विकल्प बन सकता है। अगर दमदार उम्मीदवार हो, दमदार कैंडिडेट हो, वोट उसको मिल सकते हैं। जैसे हमने लोकसभा चुनाव में देखा, टिहरी लोकसभा सीट पे बॉबी पवार भी अच्छी खासी वोट ले गए हैं, है ना। तो मतलब एक गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस का जो विकल्प है, क्या ये उसकी संभावनाओं को दर्शा रहा है? जी बिल्कुल, संभावनाएं तो, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आम मतदाता राष्ट्रीय राजनीति के तब्दील बनना चाहते हैं, वो क्षेत्रीय राजनीति के, और यूपी और अन्य जो दल बने उनका हश्र भी देख चुके हैं। तो अंत में मजबूरी बनती है, या तो वो कांग्रेस के साथ जाएगा। बीजेपी पिछले कुछ सालों से की खोज करने में सफल रही है कि लोकसभा में तो विधानसभा में भी विकास होना जरूरी है। मैंने देहरादून में देखा कि बीजेपी के बहुत सारे नेता हिमाचल के उदाहरण देते हैं कि हिमाचल का विकास इसलिए होगा कि यशवंत परमार वहां से दिल्ली में इंदिरा गांधी जी, मतलब वहां भी उनके हिसाब से डबल इंजन की सरकार। और इस चुनाव में भी कि अगर विकास को गति देनी है, मोदी के विजन के कामों को बढ़ावा देना है, ये ज्यादा प्रभावशाली थे भू कानून और अन्य मुद्दे हमारे पास। अगर आप देखें तो केदारनाथ और बद्रीनाथ को शहर बनाने की क्यों बनी? हमारे इन धामों की, क्योंकि शहर बनाने से जनता की कोई मांग नहीं, इनको शहर बनाए, लेकिन पूंजीपतियों का देश के बाहर के लोगों को जमीन खुली छूट। देखिए आशा मैंने पिछले कि ये शैला रानी पिछली बार जो यात्रा, जो ढाबे वाले हैं, घोड़े उनके लिए मुख्यमंत्री का घर की चेतावनी की बिल्कुल। कि हमारे स्थानीय जनता, लेकिन इस समय भाजपा इतना ये राष्ट्रीय स्तर पर ये सेट करने में सफल रही है कि केंद्र में अगर आप अपनी विकास चाहते हैं तो स्थानीय हमारे हमारे लिए सरकार, और उसमें भी वो अभी और दिखाई दी बात से पूरी तरह सहमत है कि कांग्रेस रणनीति बनाने में बूथ मैनेजमेंट का रही है, तो नेताओं के पीछे हुजूम ज्यादा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण है। लेकिन एक बात और है कि अब राष्ट्रीय मुद्दे या अस्मिता से जुड़े मुद्दे, और आपने देखा कि केदारनाथ का सोने का मामला था,
QR कोड के जरिए अंकिता भंडारी हत्याकांड की सफाई था। हमारी भाजपा जो पहले केदार घाटी के ही लोगों ने कहा था कि कंपनियों से पर्यावरण प्रदूषित होता है, अंत में जो पूर्व 600 करोड़ रुपए की घोषणा की, उससे भाजपा अपने बागी से सफल रही। तो अब जो ठेकेदारी निर्माण राजनीति हो गई है, उसने राष्ट्रीय मुद्दों को ग्रहण कर दिया है। और मुझे लगता है कि आप अगर आज महाराष्ट्र का भी देखें कि लाडली बहना 3 महीने चुनाव लेट किया और लाडली बहना तो वही परिस्थिति उत्तराखंड केदारनाथ में, ऐसा मेरा मानना है। गोसाई जी, जो बात डॉक्टर दसवाना कह रहे हैं कि जो केदारनाथ के मुद्दे थे और इतनी सारी चीजें हुई थी इस दौरान, क्या है हम ये माने कि इस जनादेश ने हमारे जो लोकल मुद्दे थे, जो स्थानीय मुद्दे थे, जो हकूकों के मुद्दे थे, और केदारनाथ की जो जो मतलब उसकी मतलब उसके साथ जो खिलवाड़ करने की बातें हुई हैं, वो सारे मुद्दे मतलब वो फिजूल साबित हो गए इस जनादेश का? मतलब तो यही हुआ। हाँ बिल्कुल। आप देखेंगे कि कहाँ मुद्दे, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि वो 600 करोड़ की घोषणा, हम जिस दिन पोल हो रहा था गाँव में थे, हाँ कुछ बूथों पर गए थे, तो हमने भी वो किया, तो लोगों को डर क्या था। एक तो मनोज रावत जी पर आरोप था कि पिछले कार्यकाल में वो सिर्फ ये कहते रहे कि मैं विपक्ष का विधायक हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं विपक्ष का विधायक हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और इसको इन्होंने, भाजपा ने प्रमुखता से कहा कि अभी भी वही स्थिति है, अभी भी आपने विपक्ष में बैठना है, तो तब आप नहीं कर पाए तो अब 2 साल में क्या कर लेंगे, एक मुद्दा। दूसरा जो लोगों का ये था कि 600 करोड़ में ये लगा लीजिए ना कि एक विधानसभा के अंदर 600 करोड़ की घोषणा अगर 6 महीने के लिए हो जाती है, 6 महीने मतलब 2 साल बचा हुआ है और उसके लिए 600 करोड़ की घोषणा हो जाती है, तो ये तो पूरे प्रदेश के लिए बड़ी मुश्किल होती है कई बार 600 करोड़ की घोषणा होना। और इसमें क्या था, लगभग हर गांव टच कर दिया था, कहीं एक लिंक रोड दे दी, कहीं एक इधर से रोड को दे दी। अब लोगों को क्या लगा कि अब हम अगर माना विपक्ष को जिताते हैं तो उससे क्या कहेंगे हम कि वो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, वो लाइन पर लगी है, उसके उस रोड को जरा आगे बढ़ाओ, तो वो क्या कहेंगे, भैया मैंने थोड़ी नहीं घोषणा की है, जिसने घोषणा किया उसको बोलो। और फिर हमारा ये 2 साल के लिए फिर लटक गया मामला, दूसरी सरकार कौन आती है क्या आती है, और तब ये पता नहीं होता। तो लोगों को एक ये भी डर लगा। दूसरा, भाजपा ने जो मुद्दे थे, मतलब वो कहेंगे धामी जी ने बहुत चतुराई से उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया। शुरुआती दौर में आप देखेंगे जब वो आए तो लगातार मतलब कसम खाते रहे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं केदारनाथ को दिल्ली नहीं ले गया, मैं शिला को दिल्ली नहीं ले गया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं केदारनाथ की सौगंध खाता हूं। तो शुरुआती दौर उनका रक्षात्मक रहा, मतलब वो आरोप का प्रत्यारोपण करे। लेकिन जब अंतिम दौर में चुनाव प्रचार आया, जो उनकी अंतिम दौर की सभाएं थी, उनमें वो आक्रामक मूड में आए। मनोज रावत के क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में जो उनकी सभा थी, वहां आकर के एक चीज उन्होंने स्वीकृति की कि हाँ शुरुआती दौर में यात्रा में व्यवधान आए, लेकिन उसका ठीकरा उन्होंने प्रशासन पर थोपा कि प्रशासन के लोगों की गलती से ये वो हुआ है। लेकिन अब हम जो ही यात्रा खत्म हो रही है और अगले महीने से हम इसकी बैठकें शुरू कर देंगे और जो भी प्रभावित हैं उनसे वार्ता करके हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। उसके लिए माफी मांगी उन्होंने। और दूसरा, उन्होंने एक सुगुफा ये छोड़ा कि मनोज रावत अपने पिछले कार्यकाल में 6 करोड़ रुपए की अपनी धनराशि को खर्च नहीं कर पाई, अच्छा, उनके गृह क्षेत्र में। और वो इतना प्रभावी रहा उसका, मनोज रावत जब तक जवाब देते तब तक वो घर घर चले गए कि ये तो पहले कुछ नहीं कर रहा था, 6 करोड़ भी वापस दिखा रही है। और बाकी प्रचार तंत्र तो है ही सरकार के पास और बीजेपी के पास उतना प्रचार तंत्र तो है ही कि वो बात को पहुंचा सके। भाजपा में आप देखेंगे प्रचार तंत्र ऐसा है कि अगर
दिल्ली में मोदी जी ने आज कुछ कहा है तो आप उनके बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उससे उनके भाषणों के अंश सुन लीजिए शाम को, तत्काल उनके पास पहुंच जाता है और वो पूरा जो है वो उनका प्रचार तंत्र इतना तगड़ा है, तो उस मामले में तो वो वहीं डॉक्टर असमाना, अभी गोसाई जी धामी साहब के स्टाइल को लेके बात कर रहे थे कि उन्होंने कैसे इस कैंपेन को मोल्ड किया। अब इस जीत से धामी सरकार की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले से सरकार बहुमत में है, तो फिर इस चुनाव का मैसेज क्या है, इसके बिटवीन द लाइंस क्या है? क्या धामी साहब अपनी कुर्सी बचा ले गए हैं जैसे कि चर्चाएं हो रही थी चुनाव के दौरान? देखिए, भाजपा एक प्रयोगवादी पार्टी और ये प्रयोग जरूर हो। भाजपा कोई अनुसूचित जाति कार्ड खेल सकती है, मुख्यमंत्री के रूप में कोई ऐसा नया चेहरा ला सकती है। ये जरूर है कि ये चुनाव भाजपा के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि भाजपा के अंदर भी लोकसभा चुनाव के बाद अब अनुशासित करने वाली भाजपा के अंदर भी विरोध की चिंगारियां, धामी को मनोज रावत से जो भी चिंता रही वो अलग बात है, अपनी पार्टी के अंदर तो उनका विरोधी है, उससे निपटना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती। तो फिलहाल तो निश्चित रूप से बहुत सफल हुए हैं अभी तक। अच्छा, लेकिन अभी भी जो सरकार का आरोप है कि ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से आती है, आप जी देहरादून में बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरी है, मैंने अभी युवा कल्याण वो मुख्यमंत्री का हाथ ऐसे ले जा रहे थे मंच पर कि पहले वहां नहीं भाषण होना है। तो ब्यूरोक्रेट्स का इतना जबरदस्त है, पूरी विधानसभा में इनके 40 स्टाफ नहीं है, इनको नहीं आने दिया गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये खिलाफ क्या संकट होना है। उनका जो विरोधी गुट वो बहुत साइलेंट तरीके से, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो धामी सरकार अगली परीक्षा में सफल हुई, लेकिन आने वाली चुनौतियां कम है, क्योंकि भाजपा के अंदर से कांग्रेस का तो संगठन स्तर पर बहुत कमजोर थी, मैं पहली बार भी आपको, लेकिन इस समय अंदर वो बहुत तेजी से मूवमेंट हो रहा। कल ही रात मेरी विधायक से बातचीत, मैं समझता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था जब वो मुझसे बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस की चिंता। तो चुनौतियां कम नहीं, और निश्चित रूप से धामी अपनी इज्जत बचाने में सफल। गोसाई जी, आखिरी सवाल, काफी लंबी बातचीत हो गई आप लोगों से। मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या कांग्रेस के खेमों में सीढ़ी पड़ गई, मतलब इससे जो है कि चलो, क्योंकि बहुत सारे खेमे बंदी जैसी सारी चीजें हो रही थी, या उनको इसका पश्चाताप दुख होगा कि अरे यार हमसे जो है ये नहीं हो पाया, मतलब क्या रहेगा उनके भीतर की जो अंदरूनी जो लड़ाइयां हैं, क्या वो चैन में होंगे या बेचैनी है इस हार से? नहीं, कांग्रेस तो बेचैन होती नहीं ना हार से भी सर, ये देखा जाता है, क्योंकि उनको मतलब जो है कि संगठन तो है ही नहीं ना, संगठन धरातल पर कहीं नजर नहीं आता है। मतलब वहां लड़ाई, कांग्रेस में एक बात आम है कि जितने नेता हैं उतने कार्यकर्ता नहीं है। आप ये लगाइए कि कांग्रेस की स्थिति लगातार चुनाव हार रही है और 13 आदमी जो है आवेदन कर रहे हैं कि हमको विधायक का टिकट दे दो, और संगठन के नाम पर उनको कहो कि क्या संगठन के किसी उन 13 व्यक्तियों ने संगठन के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया? नहीं। कांग्रेस शुरू से हम देखते, बहुत पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कांग्रेस की, कि कांग्रेस की स्थिति ये रहती है कि नेता आता है तो भीड़ एकत्रित हो जाती है,
सब नेता के जी सामने सफेद कुर्ता पहन करके सब आ जाते हैं कि साहब मैं बड़ा नेता हूं इधर का, जो है मैं यहाँ का वो हूँ, ये साबित करने के लिए। तो ये उनको, तो हम समझते हैं कि कई तो यही कह रहे होंगे कि ठीक हुआ ये एक छत्र राज मनोज रावत का हो गया था। अब ये 2-3 बार हार गया तो कम से कम कहने के लिए 2 बार हार गया, अब कहने के लिए तो हो जाएगा ये बार बार हार रहा, भाई इसको मत दो अब। अब क्यों? ये सत्य है, बिल्कुल ये सत्य बिल्कुल है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये अंदरूनी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई इस हद तक है। वे तो बड़ा नेता आ गए इसलिए एकजुट हो गए, क्योंकि इस बार हर गुट का नेता यहाँ प्रचार में आया, चाहे वो उनकी जो है प्रदेश स्तर पर आपस में न रही हो, जो अलग अलग गुट के हैं। मतलब प्रीतम सिंह का माना अलग गुट है, इधर हरीश रावत जी का अलग गुट है, या दूसरे का अलग गुट है, गोदियाल जी का अलग गुट हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ सारे गुट आए, सारे गुट जो है यहाँ प्रचार के लिए आए और जगह जगह गए हैं। यहाँ तक कि कुमाऊं से भी जो है हरीश धामी आए, जो है ये सुमित हृदय आए, जो है भुवन कापड़ी आए, प्रचार के लिए आए। तो एकजुट दिखी, लेकिन जिला स्तर पर कार्यकर्ता ही नहीं है, जिला स्तर पर कोई वो नहीं है, आपस में कहीं वो नहीं है। तालमेल नहीं है, खुद कोऑर्डिनेशन जिलाध्यक्ष नहीं है। खुद 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 जिलाध्यक्ष जो है दावेदार थे प्रबल, और करण मेहरा जी तो की चलती तो वो शायद वही प्रत्याशी होते। हाँ बिल्कुल तो है कि नहीं है, तो यही स्थिति है। वो तो हरीश रावत जी और गोदियाल जी ने जिद कर दी तो मनोज रावत जी को वो हो गया। अदरवाइज तो यहाँ कई वो है, कई ऐसे थे कि अजय साहब हमसे बड़ा कैसे हो सकता है। तो ये कांग्रेस अगर देखे, भाजपा इसीलिए आगे है कि वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, चाहे वो हारे चाहे जीते। बिल्कुल और बिल्कुल कांग्रेस तब एक्शन में आती है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, तब उनको लगता है कि अब हमको जरा वो कोई वो बनाए जाते हैं, तब वो क्षेत्र में आते हैं, तब थोड़ा चर्चा वर्चा करते हैं। अदरवाइज मतलब इस दौरान, क्योंकि देखिए केदारनाथ मुद्दा आपका 6 महीने से चल रहा था, और इसके लिए आप जो है लगातार क्षेत्र में रहते तो निश्चित तौर पर ये चुनाव जीत जा सकते थे। लेकिन मतलब क्षेत्र में कहाँ रहे आप, तो अपनी लड़ाई में रहे ना कि मुझको टिकट मिल जाए, मुझको टिकट मिल जाए। तो ये जो है हार के कारण मतलब ये भी है। अगर उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को आप लगातार जनसभाओं में उठाते रहे, उनको जनता के बीच रह करके उठाते, तो मुझे नहीं लगता तब त्रिभुवन चौहान की तरफ लोग जाते। लेकिन त्रिभुवन चौहान उन मुद्दों को लगातार जनता के बीच में रह के उठाते रहे, तो उसका फायदा भी त्रिभुवन चौहान को मिला है। और निश्चित है जनता ने, केदारनाथ की जनता ने ये भी सरकार को दिखाया है कि अगर हम नाराज हैं तो हम इसका दंड भी दे सकते हैं। और उन्होंने मतलब उनको अगर सशक्त आदमी मिल गया तो हम जो है उसको वोट देने में गुरेज नहीं करेंगे, उसके पक्ष में जाने में गुरेज नहीं करेंगे, ये भी साबित किया है। तो निश्चित तौर पर भाजपा की चुनौती होगा अगला चुनाव। अगर अभी से उन्होंने काम नहीं किया इस पर, जो नाराजगी है या जो भी है, तो निश्चित तौर पर जो है त्रिभुवन जैसे लोग जो है अगर इस तरह से काम करेंगे तो वो और आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर दसवाना, आखिरी सवाल आपसे, तो क्या हम ये माने, जैसे गुसाई जी भी बता रहे हैं कि लोगों ने ये मैसेज दिया है कि भाई तुम वो नहीं करोगे तो हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, क्या ये छटपटाहट है केदारनाथ विधानसभा इलाके की कि वो जो है कभी वो कुलदीप रावत को वोट करते हैं निर्दलीय, जबकि उन्हें पता है कि निर्दलीय सरकार की मदद होगी इसको, ना किसी और की, और इस बार जो है वो त्रिभुवन चौहान को भी उतना ही वजन देते हैं, तो ये छटपटाहट है, ये बेचैनी है कि नहीं, मतलब अलग वो करने की, मैसेज देने की एक बेचैनी दिख रही है इसमें? नहीं, बिल्कुल बेचैनी मैं सरकार नहीं हो सकता, बेचैनी है। और मैं गुजरात की बिल्कुल बात से सहमत हूँ कि ये जीत संदेश है ये भी 2027 नहीं होगा अगर यही परिस्थिति होगी।
क्योंकि जिस तरीके से आप केदारनाथ में यात्री पहुंचाने को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा, सुविधाओं पे बात नहीं। आपको ध्यान होगा हमारे डिप्टी कलेक्टर संसार में भी गोस्वामी बी के गोस्वामी, जब मोदी से मोदी रुद्रप्रयाग भी एक, वो J&K में जब होते हैं तो अमरनाथ की यात्रा और ये जो वैष्णो देवी की यात्रा, वैष्णो, ये ट्रस्ट उनकी कार्यकाल में बने, सरकार से एक पैसे नहीं मांगते हैं, ट्रस्ट को एक पैसा दे दिया। आज दिक्कत ये है कि हमारे मंदिर की समिति में वो सदस्य हैं तो मंदिर को देते नहीं, अपने जेबों में लेते हैं। इतना बड़ा अंतर है। गोस्वामी जी की बात याद आती है, उनका भी यही कहना था कि ट्रस्ट में ऐसे समिति लोग रखे जो दानदाता। देखिए हमारी यात्रा काली कमली के नाम सारे सदस्य बनते हैं, इस घाटी मंडा बाबा का इस यात्रा को संचालित किया, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं। और ये वो लोग थे जो मंदिर को देंगे, लेंगे नहीं मंदिर। तो ये मूलभूत समस्या घाटी के लोगों के लिए भी है, अपने उसको पहचान, अपने गौरव को पहचान। और सरकार के लिए तो जी ने बताई, ये चेतावनी भी है ये जीत के साथ साथ। और जो बार बार क्षेत्रीय दल नहीं बनता है, उनके लिए भी दिक्कत, साल भर काम करते हैं तो शायद कुछ तो साल भर जाने के लिए मनोज रावत इस मामले तो केदार घाटी के लोगों ने बीजेपी को जिता दिया है, सरकार को जिता दिया है, लेकिन चेतावनी के साथ जिताया है, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जिताया है कि देखिए ये भी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। और ये पहली बार नहीं है भाई, 2022 का चुनाव भी इसका उसमें मैसेज आ चुका है और लगातार लोग वहां से मैसेज दे रहे हैं। इसका मतलब वो उस घाटी में छटपटाहट है, बेचैनी है कि जो मुख्य धारा की राजनीति है उसको बदलना ही पड़ेगा। आप दोनों सज्जनों ने इतना समय मुझे दिया इस केदारनाथ उपचुनाव की जो इनसाइड स्टोरी थी, जो चीजें थी समझने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो उम्मीद है कि व्यूअर्स को बहुत चीजें, बहुत नई चीजें समझ में आई होंगी, पता चली होंगी। अगस्त मुनि से हरीश गोसाई जी और देहरादून से डॉक्टर योगेश दखमाना, आप दोनों सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद आपका भी।